पिछले तकरीबन एक महीने से हमें नेपाल की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा था, जिस पर हाल ही में बीते रविवार को दो विरोधी पार्टियों ने एक साथ गठबंधन बनाकर इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे पर रोक लगा दी है। कई जानकार कह रहे हैं कि इस नए गठबंधन से भारत और नेपाल के संबंधों पर खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि गठबंधन के जो नेता हैं, नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो दोनों ही लोग चीन के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं उनके बारे में जानेंगे और नेपाल की राजनीति में हमें कौन सा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और क्यों मिला है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा चीन के लिए इस नए गठबंधन के क्या मायने हो सकते हैं और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसको समझेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर कहती है, प्रचंड स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर, न्यू टाइज अप इन नेपाल कंसर्न इन इंडिया। यानी स्पष्ट तौर पर नेपाल की राजनीति में एक नया गठबंधन देखने को मिला है। तो इस गठबंधन की वजह से भारत के जानकारों द्वारा किस तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, आखिर ये नया गठबंधन भारत के लिए इतना खतरनाक साबित क्यों हो सकता है, उसको समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है और पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल में बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले ली है। इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है और ये नेपाल के बहुत बड़े राजनेता माने जाते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं। इसके अलावा इनको और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो आपको ज्ञात होगा कि नेपाल में साल 1996 से साल 2006 के बीच हमें एक माओवादी विद्रोह देखने को मिला था, एक माओइस्ट क्रांति देखने को मिली थी। और ये जो माओवादी विद्रोह था, ये विद्रोह मुख्य तौर पर नेपाल में मोनार्की के खिलाफ शुरू किया गया था, राजतंत्र के खिलाफ शुरू किया गया था। इस पूरे विद्रोह के दौरान मुख्य तौर पर दो पक्ष शामिल थे। पहला पक्ष था नेपाल में राजशाही सरकार, यानी नेपाल की जो मोनार्की गवर्नमेंट थी उसकी वहां की जो सेना थी वो शामिल थी पहले पक्ष में, और दूसरे पक्ष में शामिल थी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी। और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे पुष्प कमल प्रचंड। तो जाहिर तौर पर ये नेपाल की राजनीति में बहुत प्रचलित नाम है, क्योंकि नेपाल में जो क्रांति आई है, जो मोनार्की समाप्त हुई है, वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। इसके अलावा एक विशेष बात ये रही है कि नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट क्रांति आई थी, इस कम्युनिस्ट क्रांति में चीन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, क्योंकि जब ये नेपाल की कम्युनिस्ट क्रांति शुरू हुई थी, जब माओवादी विद्रोह शुरू हुआ था, तो इस विद्रोह में मुख्य तौर पर दो पार्टियां मौजूद थी। पहली पार्टी थी सीपीएन यूएमएल, जिसका नेतृत्व कर रहे थे केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल की राजनीति में वर्तमान समय में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टी थी सीपीएन एमसी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पुष्प कमल प्रचंड। अब जाहिर तौर पर जब नेपाल में कम्युनिस्ट क्रांति ही दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी, तो क्रांति के सफल होना बहुत मुश्किल था। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने दोनों पार्टियों का विलय कराया और एक नई पार्टी का गठन किया। इस नई पार्टी का नाम था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यानी राकपा। तो चीन ने नेपाल की क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। इसके अलावा चीन की सरकार ने, चीन के उस समय जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पूरी क्रांति को सशस्त्र समर्थन भी दिया था, हथियार प्रदान किए थे, इसके अलावा ट्रेनिंग भी प्रदान की थी। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से ये जो दोनों नेता हैं, ये चीन के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा साल 2006 में जब नेपाल में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तो वहां पर राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और राजतंत्र की समाप्ति के बाद जब वहां पर एक डेमोक्रेसी आई, तो इस डेमोक्रेसी के हिस्से के तौर पर साल 2006 में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इसी शांति समझौते के हिस्से के तौर पर ये जो दोनों लीडर्स थे, केपी शर्मा ओली और प्रचंड, इन दोनों लीडर्स ने नेपाल की राजनीति में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का
निर्णय लिया। इसी समझौते के हिस्से के तौर पर दोनों नेपाल की राजनीति की मुख्य धारा राजनीति में शामिल हुए और इसके बाद प्रचंड नेपाल में 2 बार प्रधानमंत्री भी बने। पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे साल 2008 से साल 2009 के बीच और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने साल 2016 से साल 2017 के बीच। इसके अलावा प्रचंड के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही जाती है कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट क्रांति आई थी, जो माओवादी विद्रोह हुआ था, वो तकरीबन 10 वर्षों तक चला था और इस 10 वर्षों की अवधि के दौरान वो अधिकांश समय तक अंडरग्राउंड ही रहे थे, भूमिगत ही रहे थे और इन 10 वर्षों में उन्होंने तकरीबन 6 वर्ष तो भारत में ही बिताए थे। तो इस तरह से भारत में भी उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया, लेकिन वो हमेशा से ही भारत का विरोध करते रहे हैं और चीन का समर्थन करते रहे हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी अभी-अभी कि वो 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 2008-9 में और दूसरी बार 2016-17 में। लेकिन उनके दोनों ही कार्यकाल में उनका जो कार्यकाल था बहुत छोटा था, मात्र 1 वर्ष के आसपास था और इस 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद दोनों ही कार्यकालों में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने भारत सरकार पर यह आरोप लगाए थे कि भारत सरकार ने चीन के जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश की है और यही वजह है कि वो हमेशा से ही भारत का विरोध करते रहे हैं और इसी वजह से कई जानकार कह रहे हैं कि चीन में जो नया गठबंधन बना है, इस नए गठबंधन की वजह से चीन में जो नई सरकार स्थापित की गई है, इस सरकार की वजह से भारत और नेपाल के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि हमने बात की कि नेपाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आया है, तो ये उलटफेर क्या है और कैसे आया है, इसको समझने की कोशिश करें। क्यों आया है इस पर बात करें तो बीते दिनों नवंबर महीने में, नवंबर 2022 में नेपाल में 275 सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए थे। 275 संसदीय सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए थे, वोटिंग की गई थी और इस वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस पार्टी को। इस पार्टी को तकरीबन 89 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रही थी सीपीएन यूएमएल यानी केपी शर्मा ओली की पार्टी, जिन्हें मुख्य तौर पर 78 सीटें प्राप्त हुई थी और तीसरे नंबर पर रही थी प्रचंड की पार्टी सीपीएन एमसी, 32 सीटें प्राप्त हुई थी। एमसी यानी माओइस्ट सेंटर। तो इस तरह से ये 3 राजनीतिक पार्टियां मुख्य तौर पर बहुत विशेष सीटें प्राप्त हुई थी, मुख्य तौर पर पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन यहाँ विशेष बात ये थी कि नेपाल में जब चुनाव आयोजित नहीं हुए थे, चुनाव आयोजित होने से पहले ही एक गठबंधन बनाया गया था। इस गठबंधन में मुख्य तौर पर नेपाली कांग्रेस, सीपीएन एमसी और कुछ स्थानीय दल मौजूद थे, कुछ स्थानीय रीजनल पार्टियां मौजूद थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो ये पता चला कि जीत के लिए तो 138 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन कुल मिलाकर इन तमाम गठबंधन की पार्टियों को केवल 136 सीटें ही प्राप्त हुई थी। तकरीबन 89 सीटें नेपाली कांग्रेस के पास थी और तकरीबन 32 सीटें सीपीएन एमसी यानी प्रचंड की पार्टी के पास थी और कुछ सीटें रीजनल पार्टी के पास मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये गठबंधन मैजिक आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सका और सरकार नहीं बनाई जा सकी। लेकिन यहाँ पर ये जो आंकड़ा था 136 का, ये आंकड़ा बहुत कम था, तो 138 के आंकड़े को प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था और इसी को देखते हुए प्रचंड और देउबा ने सरकार बनाने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी, तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई और इन्हीं तैयारी के हिस्से के तौर पर प्रचंड और देउबा के बीच वार्ताएं भी शुरू हुई कि सरकार किस तरह से बनाई जाएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। और इन्हीं वार्ताओं के हिस्से के तौर पर अंततः ये तय किया गया कि गठबंधन द्वारा, जो पुराना गठबंधन बना था, उस गठबंधन द्वारा रोटेशन के आधार पर प्रधानमंत्री बनने की व्यवस्था को अपनाया जाएगा। यानी एक बार देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे जबकि दूसरी बार प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई वो ये थी कि पहले कौन प्रधानमंत्री बनेगा। प्रचंड चाहते थे कि पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले जब प्रचंड ओली के साथ गठबंधन में थे तो ओली ने पहले प्रधानमंत्री बने, इसके बाद प्रचंड को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया और उन्होंने सरकार गिरा दी। तो इस बार प्रचंड चाहते थे कि पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि देउबा चाहते थे कि पहले उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए क्योंकि उनके पास ज्यादा सीटें मौजूद थी। इसके अलावा उन्हें भारत का समर्थन भी प्राप्त था। तो इसी बीच दोनों के बीच वार्ताएं शुरू हुई, दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हुई और अंततः ये वार्ता विफल हो गई। जब ये वार्ता विफल हुई तो इसी को देखते हुए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने, जिन्हें केपी शर्मा ओली का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है, बहुत क्लोज माना जाता है, इन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को रविवार तक का, पिछले संडे तक का अल्टीमेटम दे दिया
कि यदि यहाँ पर सरकार नहीं बनाई जाती है, कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बनाता है, तो वहां पर चुनावों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और एक बार फिर से दोबारा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा नेपाल के संविधान को संदर्भित किया गया था, इसको कोट किया गया था, क्योंकि नेपाल के संविधान में कहा गया है कि जब नेपाल में चुनाव आयोजित होते हैं तो चुनाव के रिजल्ट आने के 30 दिनों बाद सरकार बन जानी जरूरी होती है। तो इसी को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति ने तमाम राजनीतिक दलों को अल्टीमेटम दे दिया। अब जब अल्टीमेटम सामने आया और वार्ताएं विफल हो गईं, तो अंततः प्रचंड गए ओली के पास और दोनों के बीच फिर से एक नए सिरे से वार्ताएं शुरू हुई और इस नए सिरे से वार्ताओं के बाद एक नया गठबंधन बनाया गया और इस नए गठबंधन में दोनों कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद थी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ इस नए गठबंधन में कुछ रीजनल पार्टियां भी थी। पहली रीजनल पार्टी थी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, दूसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, इसके अलावा तमाम तरह की अन्य पार्टियां भी मौजूद थीं। लेकिन अब यहाँ सबसे विशेष जानने वाली बात यह है कि किस तरह से राजनीति का दुरुपयोग किया जाता है। वो ये है कि ये जो नया गठबंधन बना है, इस गठबंधन में न केवल कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं, न केवल कम्युनिस्ट लोग मौजूद हैं, बल्कि इस गठबंधन में मोनार्क के समर्थक पार्टियां भी मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, इस पार्टी को मोनार्की का, राजतंत्र का समर्थक माना जाता है और ये पार्टी नेपाल में एक बार फिर से राजशाही स्थापित करना चाहती है। तो हम देख सकते हैं कि एक बार जब माओवादी क्रांति हुई थी नेपाल में, तो ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अब जब राजनीतिक जरूरत सामने आई तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन में आ गई। तो किस तरह से राजनीति का दुरुपयोग किया जा रहा है वो देखने को मिलता है। तो ये राजनीति में एक नई सरकार बनी, अब प्रचंड ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले ली है। अब यहाँ सवाल उठता है कि किस तरह से ये जो नया गठबंधन बना है, इस नए गठबंधन के चीन के लिए क्या मायने हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि नेपाल में दो कम्युनिस्ट पार्टियों का एक साथ आना, दो कम्युनिस्ट ब्लॉक्स का एक साथ आना चीन के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब दो कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ आएंगी तो जाहिर तौर पर चीन का प्रभाव नेपाल पर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि चीन में भी वर्तमान समय में एक कम्युनिस्ट शासन ही मौजूद है। इसके अलावा हमने पहले ही बात की थी कि नेपाल में जब माओवादी विद्रोह हुआ था, जब माओवादी क्रांति आई थी, तो उस क्रांति के दौरान चीन ने इस पूरी क्रांति का बहुत ज्यादा समर्थन किया था और इस पूरी क्रांति के दौरान चीन सभी कम्युनिस्ट ब्लॉक को एक साथ लेकर आया था और एक नई पार्टी बनाई गई थी। नई पार्टी का नाम था एनसीपी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। तो जाहिर तौर पर चीन हमेशा से ही नेपाल पर अपने प्रभाव को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा चीन की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में भी हमेशा से ही नेपाल को एक विशेष स्थान दिया जाता रहा है और यही वजह है कि वर्तमान समय में चीन की जो एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, नेपाल भी इस BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बना हुआ है और इसकी वजह से भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय बन गया है। इसके अलावा नेपाल और भारत के संबंध पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और इन खराब होते संबंधों को भी हम भारत और जो नेपाल के बीच जो दूरी बढ़ती जा रही है, उस दूरी को भी हम नेपाल और चीन के बढ़ते संबंधों का एक बड़ा कारण मान सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि नेपाल चीन के लिए इस पूरी गठबंधन के क्या मायने हो सकते हैं। इसके अलावा भारत पर क्या प्रभाव होगा उसकी बात करते हैं। तो यदि आदर्श स्थिति को देखा जाए, आइडियली देखा जाए, तो भारत और भारत के जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो चाहते थे कि नेपाल में नेपाली कांग्रेस और CPN-MC का जो गठबंधन है वो वहां पर सरकार बनाए। अब चाहे देउबा प्रधानमंत्री बने या फिर प्रचंड, लेकिन वहां पर ये गठबंधन बनना चाहिए, क्योंकि इस गठबंधन में जो नेपाली कांग्रेस है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें मौजूद थी, नेपाली कांग्रेस के जो प्रमुख हैं शेर बहादुर देउपा और खुद नेपाली कांग्रेस पार्टी को हमेशा से ही भारत का बड़ा समर्थक माना जाता है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं और यही वजह है कि भारत चाहता था कि नेपाल में इस गठबंधन की सरकार बने ताकि भारत और नेपाल के संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। और संबंधों को बेहतर बनाने के ये प्रयास हमें बीते दिनों भी देखने को मिले थे जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया था। तो जाहिर तौर पर यदि ये गठबंधन बनता तो दोनों देशों के संबंध में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। नेपाल में एक दूसरा गठबंधन बना है और दूसरे गठबंधन में दोनों कम्युनिस्ट ब्लॉक के लोग शामिल हैं और दोनों ऐसे लोग शामिल हैं जो हमेशा से ही भारत का विरोध करते रहे हैं और चीन का समर्थन करते रहे हैं। भारत के विरोध की बात करें तो साल 2020 में
जब भारतीय सैनिक लद्दाख क्षेत्र में चीन के सैनिकों का सामना कर रहे थे, तो इसी पूरी घटना के दौरान नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत और नेपाल के संबंधों को खराब करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। और इस पूरी अवधि के दौरान केपी ओली शर्मा की सरकार ने एक नया विवादित नक्शा प्रकाशित किया था नेपाल का। और इस नए विवादित नक्शे में 3 क्षेत्रों को, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। जबकि हम सभी जानते हैं ये जो 3 क्षेत्र हैं ये स्पष्ट तौर पर कानूनी तौर पर वैध तरीके से भारत का हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर इस गठबंधन में जो एक पार्टी शामिल है जिसका नेतृत्व केपी शर्मा ओली कर रहे हैं, वो पार्टी हमेशा से ही, केपी शर्मा ओली हमेशा से ही भारत के विरोधी रहे हैं, चीन के समर्थक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम प्रचंड के बारे में भी हमने बात की कि प्रचंड भी हमेशा से ही भारत का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने इससे पहले जब अपने पद से इस्तीफा दिया था, जब वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे, तब भी उन्होंने भारत सरकार पर ही ये आरोप लगाया था कि भारत सरकार की वजह से ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसके अलावा हमने जो नेपाल में माओवादी विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के दौरान किस तरह से केपी शर्मा ओली और प्रचंड के संबंध चीन के साथ बहुत ज्यादा बेहतर हुए थे, उस पर भी बात की, क्योंकि चीन ने इस पूरे विद्रोह का बहुत समर्थन किया था। तो जाहिर तौर पर ये जो नई सरकार बनी है, जो नया गठबंधन बना है, इस गठबंधन को भारत के लिहाज से बहुत गंभीर, बहुत चिंताजनक माना जा सकता है, क्योंकि इस गठबंधन की वजह से अंततः भारत और नेपाल के संबंधों को सुधारने में और ज्यादा चुनौतियां और ज्यादा बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। अब अंत में एक सवाल पर बात करते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि नेपाल के राजनीतिक समीकरणों में हो रहे बदलावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत को अब अपनी नेपाल नीति में कुछ बदलाव करना चाहिए, कुछ संशोधन करना चाहिए। आपको इस कथन की विवेचना करनी है, यानी पहले आपको ये बताना है कि किस तरह से नेपाल की पॉलिटिक्स में, नेपाल के जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, उनमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। और इस बदलाव को देखते हुए किस तरह से भारत की जो नीति रही है नेपाल के प्रति, भारत को अब अपनी उस नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेपाल भारत के किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।